Welcome to another episode, and today I have Mr. Ashok Paliwal who's joined me. He is a renowned hair expert and stylist, and also carrying forward his proud legacy as second generation in the industry of hair and beauty. As the director of Prabhat Salon and Prabhat Hair and Beauty Academy, he has shaped the future of many professionals through his expertise and training initiatives. He currently serves as the president of Hair and Beauty Federation India, which makes him a leader who is improving industry standards and fostering innovation in hair and beauty industry. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation, Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you so much Ashok ji for joining me today. Now आप वैसे second generation हैं and आपकी daughter श्वेता शाह third generation into hair styling and beauty salons में है. पर जब trainings की बात आती है, training, hair stylist and beauty salon owners, ये शायद idea आप ही का था और आप ही ने एक training institute start करी थी. So मैं ये जानना चाह रही थी, क्या आपको लगा कि उदयपुर क्योंकि एक wedding destination है तो इस तरीके के ट्रेनिंग लोगों को मिलेगी तो वो प्रोफेशनली अच्छा कर पाएंगे, या आप कहीं बाहर गए थे और वहाँ से आपको लगा कि इस तरीके की ट्रेनिंग्स की बहुत ज़रूरत है? नहीं, हमें देख बेसिक चीज़ है, कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. बगैर शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते. वेरी ट्रू. तो जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो सबसे पहले हमने सोचा कि नहीं, मेरी वाइफ को मैं कोर्स कराने लेके गया था दिल्ली. अच्छा, आशा जी. हाँ, तो तुम कोर्स करो, पहले ट्रेनिंग लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो. ओके. जब उसका ट्रेनिंग चल रहा था तो मैंने भी ट्रेनिंग ले ली. अच्छा. क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पर एक सैलून में लुक एंड लर्न करके लोग सीखे हैं. हाँ, एब्सोल्युटली. ट्रेडिशनली उस तरह से सीखे गए. तो हम लोग नहीं, बगैर एजुकेशन के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं कर सकते, ना पैसा कमा सकते. राइट, एब्सोल्युटली. तो वहाँ से हमने शुरू किया. दिल्ली में गए, बॉम्बे गए, उसके बाद विदेश में भी जाने का मौका मिला कि हमें रुकना नहीं है. करेक्ट. क्योंकि शिक्षा जितना लेते हैं उतना ही कम होती है. करेक्ट. और उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है जहाँ तक. और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ या मेरा फैमिली है, उस प्रोफेशन में हमेशा ट्रेंड चेंज होते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. हमेशा, हर रोज. जिस दौर में हमने काम करते तब चलता था कि राजेश खन्ना लुक, साधना लुक या किसी और फिल्म एक्ट्रेस का हीरो का नाम आ गया. परंतु अब जिस वर्तमान दौर में हम जी रहे हैं, हमेशा हर 2 दिन बाद एक नया ट्रेंड है. नया ट्रेंड आ जाता है. क्योंकि हम केवल अपने एरिया में ही नहीं देख रहे होते हैं, हम हिंदुस्तान को देख रहे होते हैं, दुनिया पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं. राइट. तो हम एक छोटे से दायरे से बहुत बड़े उस दृष्टिकोण से हम सोचना शुरू करेंगे. राइट. और मेरा ये भी मानना है, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग्स में हूँ, कि गुरु के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके स्टूडेंट्स आगे और जाके कुछ अच्छा करते हैं. आई एम श्योर आपके ढेर सारे स्टूडेंट्स पैन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे बहुत कुछ अचीव कर पाए. जैसे मैंने सीखा ना, तो आते ही मैंने उदयपुर में जितने भी हेयर ड्रेसर हैं, ब्यूटिशियंस हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया कि देखो आओ, बिल्कुल न्यूनतम रेट्स के ऊपर या कुछ लोगों को फ्री में भी. मैंने कहा आओ देखिए दुनिया कहाँ जा रही है. राइट. यदि हम इस हिसाब से एजुकेशन नहीं लिया तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे. राइट, एब्सोल्युटली. तो यहाँ के काफ़ी लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी. उदयपुर शहर को मोबिलाइज किया, उदयपुर शहर में एसोसिएशन बनाया, जिससे कि आज आप कह सकते हैं कि उदयपुर एजुकेशन लेवल पर जो हमारा सैलून और ब्यूटी पार्लर का स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी डेवलप किया है. ओह वाओ. राइट. और सभी की उससे इनकम बढ़ी है. अपना बात करने का तरीका, अपना काम करने का तरीका, सर्विस देने का तरीका, सब कुछ टेक्निक में काफी उदयपुर पीछे नहीं है. हिंदुस्तान में. करेक्ट, करेक्ट. सर, और आप बहुत सारे हेयर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं इंडिया लेवल पे, और आप कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, OMC इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, जो हेयर स्टाइलिस्ट वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके आपके जज है. तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर ने आपको कितनी मदद करी है आपकी इंडस्ट्री को ग्रो कराने में?
देखिए कुछ चीज़ें बचपन से ही या जब एजुकेशन ले रहे होते हैं हम तब से दिमाग में फिट हो जाती है। मेरे फादर थे, उन्होंने बहुत अच्छा सैलून लगाया उदयपुर में, उदयपुर का ये नंबर 1 नंबर था 1 एंड द ओल्डेस्ट शायद 1959 से। 59 वाओ। और वो बहुत बड़ा सैलून था, शायद मैं सोचता हूँ कि इंडिया का बहुत अच्छा सैलून था। ओके। और मेरे वहीं डैडी से ने वो नाम प्रभात से ही आगे स्टार्ट हुआ, जी, राइट? और उन्होंने हमारे बाबर्स को एकजुट भी किया, एसोसिएशन भी बनाया। ओके। तो वो मेरे दिमाग में था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। हमने स्टूडेंट फेडरेशन है, छात्र आंदोलन है, छात्रों को यूनाइट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बात करनी है, तो करेक्ट। शुरू से मेरे दिमाग में था कि हम जहाँ भी जाएं हमें एक होके रहना चाहिए। जब हम एक होके काम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो हमने और हमारी एक आवाज होगी जो लोग सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक होने से क्या होता है कि हम अपने जो अनुभव है, हमारी एजुकेशन है, वो शेयर करते हैं, करेक्ट, हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो आप उसका सॉल्यूशन बताएंगे, राइट। तो इसी भावनाओं को लेकर, इसी विचार को लेकर हमने उदयपुर में एसोसिएशन बनाया, फिर उदयपुर शहर में बनाया, फिर हमने स्टेट लेवल का बनाया। उससे सोचा नहीं इससे काम नहीं चलेगा तो पैन तो फिर नेशनल लेवल का बनाया। और नेशनल लेवल का बनने के बाद हमने इंटरनेशनल लेवल का, जो आपने अभी नाम बोला, OMC, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का सबसे पुराना, हाँ ये भी शायद उसी टाइम का है ना? 1959 से। हाँ सेम टाइम है। 46 से 46 वाह। से वो कंपटीशन करवा रहे हैं हमारी आज़ादी से पहले से। तो बहुत ही बड़ा संगठन है और इंटरनेशनल लेवल के उसमें कंपटीशन होते हैं। तो हमने पूरा एक चेन बनाया, उदयपुर से लेकर राजस्थान लेवल के, इंडिया लेवल के, फिर हम गए इंटरनेशनल लेवल। तो इसीलिए उसका फ़ायदा मिला हमारे राजस्थान के लोगों को। एब्सोल्युटली। मैं आपको कहता हूँ अभी राजस्थान के 50 से ज़्यादा ऐसे हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियंस हैं जिन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड जीते हैं ये कंपटीशन में। ओह वाह। वो एसोसिएशन बनाने की वजह से, उनको इंटरनेशनल एजुकेशन देने की वजह से, और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन में लेके जाने की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको। राइट। तो इस तरह से हमारी चेन बनी। राइट राइट। और ऑल्सो मुझे लगता है क्योंकि उदयपुर और राजस्थान एक वेडिंग डेस्टिनेशन है, तो हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म, वो टेक्निक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सर एक सवाल ये भी था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था, मतलब 2020 और 2021, आपकी इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट हुई थी। लोगों ने घरों में बाल काटना स्टार्ट कर दिया था, काम खराब किया था बट स्टार्ट कर दिया, तो आपकी इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट किया था। क्या ये फेडरेशन के थ्रू और इन एसोसिएशंस के थ्रू कुछ बेनिफिट मिला था? बिल्कुल, कोविड हमारे लिए, हम बहुत पीछे चले गए। हाँ, बहुत इफेक्ट हुआ था। और ये कुछ लोगों का सोचने लगे कि हेयर ड्रेसर इतना लोगों के नजदीक रहते हैं, ब्यूटिशियंस नजदीक जाते हैं। करेक्ट, आपको भी पीपी किट पहन के शायद कुछ दिन हमने ऐसा करना पड़ा और ये जरूरी भी था। हमने जो गवर्नमेंट सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी, जो भी गाइडलाइन थी गवर्नमेंट की, उसको हमने पूरी तरह से फॉलो किया। और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया लेवल का, उसके साथ हमारा ऑल इंडिया हैंड ब्यूटी एसोसिएशन या स्टेट और उदयपुर शहर के एसोसिएशन, सब ने क्लब करके ऑनलाइन एजुकेशन दी पूरे इंडिया में। हाँ, बहुत सारे ऑनलाइन काफी सारे सेमिनार किए हमने और सभी सैलून्स को सर्टिफिकेट दिए हमने कि आपको काम कैसे करना है। क्योंकि शुरू से देखिए, जो हेयर ड्रेसर है, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो इंसान उनके सैलून में आ रहा है वो टॉप टू बॉटम स्वच्छ हो, उनके बाल अच्छे हों, उनका चेहरा अच्छा हो, उनकी आईब्रोज अच्छी हो, उनके लेग्स, हैंड्स, उनके नेल्स तो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। तो हमारा उद्देश्य एक स्वच्छ रहना, रखना सभी को। एब्सोल्युटली। तो उस वक्त हमने और भी एजुकेशन दिया कि आप किस तरह से आपको काम करने के तरीके होने चाहिए, अपने जो टूल्स हैं कैसे स्टरलाइज करने चाहिए, कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, आपको मास्क लगाना चाहिए, आपको कैप लगाना चाहिए, आपको एप्रन पहनना चाहिए, आपको किस तरह से अपने जितने भी बेड शीट्स वगैरह इनको नीट एंड रेगुलरली चेंज करना चाहिए, स्टरलाइज करना। वो हमें कोविड में हमें ये एक अलग तरह का एजुकेशन मिला है। करेक्ट। और उसमें सभी लोग सीरियस थे, पूरे इंडिया के लोग, राइट। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ। और उस वक्त हमने तेज आवाज में बोला
कि हिंदुस्तान के जितने भी सैलून हैं वहां से कोरोना नहीं फैला है। एक भी एग्जांपल नहीं है कि किसी सैलून में जाने या सैलून हेयर ड्रेसर की वजह से किसी को कोविड हुआ हो। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। राइट। और उसका श्रेय जाता है हमारे जितने भी यूनिटी को और हमारी एजुकेशन को, कि हमारे लोगों ने हमारी बात को माना और उसको फॉलो किया। राइट। तो इसलिए हम उसमें सक्सेस हुए, इस पेंडेमिक के दौर में हमें सक्सेस मिली। राइट, एब्सोल्युटली राइट। और ग्रोथ भी हुई, एजुकेशन भी मिला, बहुत सारी चीजें हुई। राइट सर, जब आपने खुद नहीं माना था कि आपकी इंडस्ट्री हर रोज बदल रही है, हर दूसरे दिन इसमें कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो ये जनरली ट्रेंड्स कहाँ से ओरिजिनेट, मतलब ये कोरियन ट्रेंड्स ज्यादा, मतलब ट्रेंड सेटर कोरिया है या इंडिया भी आजकल एक ट्रेंड सेटर में माना जाता है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है? देखिए, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, प्रश्न। हम ये नहीं कह सकते कोई एक देश का नाम ले सकते हैं, हाँ, वो भी है। एक किसी एकेडमी का नाम नहीं ले सकते। राइट। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा हम चेंज देख रहे हैं एवरी डे। और हमने देखा है कि जो वर्ल्ड दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे रिसर्च बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होती है, जहाँ इंडिया शायद थोड़ा आप पीछे। कोरिया का नाम ले सकते हैं, यूरोप का नाम ले सकते हैं, जिसमें पेरिस, लंदन, एब्सोल्युटली, इस तरह के कंट्री हैं। इवन जापान, उनका नाम ले सकते हैं। जापान तो फिर भी पीछे, पर इन 3-4 देशों का, कोरिया, चाइना और पेरिस और लंदन। ओके, हाँ, ये जैसे हम इंडिया में आते हैं तो बॉम्बे और दिल्ली, यहाँ से हमारी फैशन और नए ट्रेंड शुरू होते हैं। राइट, ओके सर, मैं कुछ आपसे ना हेयर ट्रीटमेंट रिलेटेड चीज़ें पूछना चाह रही थी। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पॉपुलर है, स्पेशली हेयर के लिए। केराटिन है, बोटॉक्स है, स्मूदनिंग है, आजकल एक ग्लास हेयर भी स्टार्ट हो गया, पहले ग्लास स्किन था, ग्लास हेयर था। सो मेरा सवाल ये था कि ये सिर्फ डैमेज्ड हेयर के लिए बेनिफिशियल होता है, एक तो ये सवाल था। और दूसरा मैं जानना चाहती थी, अगर जैसे मेरे बाल है, लाइक मैं अब 40 की हूँ, तो मेरे बाल अब मैं चाह रही हूँ कि अब क्या मुझे इसमें कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि मेरे बाल जैसे हैं वैसे रहें? किस में ये ट्रीटमेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं? देखिए, जिस तरह का हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक जो ढांचा बना हुआ है देश का, बहुत लोग गांव में रहते हैं, 70%, काफ़ी लोग गरीब हैं, उनकी पहुंच तक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, नहीं पहुंचते। राइट। और हमारी लोग तो साबुन से ही बाल धो लेते हैं। हमारी आम लोगों के एक मानसिक, देखिए, मुल्तानी मिट्टी से, काली मिट्टी से बाल धोना गलत नहीं था, अच्छा था। पुराने समय इनसे बाल एकदम स्मूथ जो आंवला रीठा का जो एक पेस्ट बनाया जाता था वो बेस्ट था। पर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल मार्केट में आ गए जो बालों का आपका अच्छा करते हैं, और वो बालों को देखकर, उनके पीएच को देखकर ही वो प्रोडक्ट, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। परंतु देखा ही जाता है कि आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि आपके बाल इतने अच्छे हैं, आप क्या लगाती हैं? आपने एक शैम्पू का नाम लिया, हाँ। तो वो भी उसी दिन वो खरीद लेगी। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो शॉप पे गई कि स्कीम किस में चल रही है, किसके साथ क्या फ्री है, हाँ, वो ले लेती है। करेक्ट। तीसरा, आपने एड देखा, करीना कपूर के बाल, ऐश्वर्या राय के बाल इतने सुंदर चमकदार कैसे हैं, ये शैम्पू यूज करते तो आप उससे कन्विंस हो जाते हैं। जबकि सभी बालों की टेक्सचर जो होता है, क्वालिटी होती है, जो अलग अलग होती है, और उम्र के साथ, हाँ। उम्र के साथ बच्चों के लिए अलग शैम्पू होना चाहिए, ठीक है। आपके बाल पतले हैं, फाइन हैं, आपके बाल मोटे हैं, थिक हैं, कॉरस हेयर्स हैं, तो आपके बाल अलग होने। आपके बाल स्ट्रेट हैं, आपके पास वेवी हैं, आपके बाल कर्ली हैं, फिर आपकी एज बढ़ी तो आपने कलर लगाना शुरू कर दिया, या आप मेहंदी लगाना शुरू कर दिया, फिर आपके बाल धीरे धीरे 30+ के बाद थिन होने लग गए, या फ्रिजी होने लग जाते हैं। तो उम्र के साथ और जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके साथ, या फिर आपका जो हमारा हिंदुस्तान में मौसम भी अलग अलग तरह के हैं, वो भी सही है। यदि मैं आज उदयपुर शहर में आपको एक शैम्पू रिकमेंड करता हूँ, वो शायद बॉम्बे में नहीं चलेगा। हाँ, वो बॉम्बे में या आप साउथ में चले जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। सही है। आप अपने ही शहर में एक दूसरे पार्ट में चले जाएंगे जहाँ पे पानी हार्ड वाटर है या अलग तरह का पानी है, तो वहाँ भी नहीं चलेगा। तो हमें भी कुछ
रिसर्च खुद को करने पड़ेंगे कि इस जगह पे मेरे लिए कौन से बालों के लिए शैम्पू अच्छा है। तो आज 50 तरह के शैम्पू आते हैं, उन सब पे लिखा होता है कि इस कलर बालों के लिए, कर्ली हेयर्स के लिए, फाइन हेयर्स के लिए, वॉल्यूम के लिए, डैंड्रफ के लिए, बच्चों के लिए, केराटिन के लिए, प्रोटीन अंडे से बना हुआ है, आयुर्वेद से बना हुआ है, आंवला रीठा से बना हुआ है, नींबू से बना हुआ है, इस तरह के जो लिखा हुआ आता है। अब आपने कलर कराया और आपने आंवला रीठा बेस और नींबू बेस का शैम्पू लगा लिया, डैंड्रफ वाला लगा लिया, तो आपके कलर जो है निकल जाएगा तो ये बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी है। करेक्ट। और मेरा तो ये एक सजेशन होता है सभी से, राय उससे लो जो उसको समझता हो। एग्जैक्टली। पर इंडिया में हमारी एक मेंटेलिटी है, हम सभी आर्किटेक्ट हैं, हम सभी डॉक्टर हैं, हम सभी इंजीनियर हैं और हम सभी राय देने में चंद है, हम डॉक्टर हैं। आपको कोई भी तकलीफ होगी, जो भी आपसे मिलने आएगा वो आपको ट्रीटमेंट जरूर बताया जाएगा। सही है, इसलिए मुझे लगता है कुछ चीजें एक्सपर्ट्स के पास रहे तो बेटर रहता है। राइट, एब्सोल्युटली। सर एक ये भी मैं जानना चाहती थी, जैसे अगर जनरली लोग इस तरीके की ट्रीटमेंट कराते हैं, बोटॉक्स हो गया, स्मूथिंग हो गया, तो नेचुरली जो नेचुरल हेयर अगर उनका वेवी है और जब वो ग्रो करता है तो ये ऊपर से थोड़ा सा वो दिखने लग जाता है उनके रियल हेयर, तो क्या उनको ये एक बार कराने के बाद रेगुलरली कराना ही चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, और इन ट्रीटमेंट्स कितने समय बाद इसका असर कम हो जाता है? जैसे मैं बोटॉक्स के बारे में बात करूँ तो देखिए सब चीज़ें पर्सनलाइज है। और एक बात मैं कहना ये भी चाहता हूँ, एक मोस्ट जनरल एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। जिसके सीधे बाल हैं उसको कर्ली चाहिए, वो चाहता है कर्ली हो, जिसके कर्ली हैं वो चाहता मेरे ऐसे हों। मेरे बाल लंबे ही होने चाहिए, चाहे वो बाल कितने भी थिन हो, पतले हों, उनको लंबे ही पसंद है। तो ये हमें अपने वक्त के अनुसार, हमारी उम्र के अनुसार, हमारे प्रोफेशन के अनुसार हमें बालों का ट्रीटमेंट या कटिंग उसको लेते रहना चाहिए। ट्रेडिशनली सोच लिया कि नहीं मेरे पिताजी लाइबो से नहाते तो मैं लाइबो से नहाऊंगा या शिकाकाई से मैं बाल धोऊंगा, वो नहीं होता। ये गलत है। हमें पर्सनलाइज करना चाहिए कि मुझे आपके चेहरे पर, आपके प्रोफेशन के अनुसार, आपके कॉस्ट्यूम के अनुसार आपको क्या चीज सूट करेगी। एक एक्सपर्ट की राय माननी चाहिए, पर यहाँ पे मानी नहीं जाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो जो भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ट्रीटमेंट का कोई टाइम नहीं होता है। एक चीज होती है एक्सपर्ट जो है करने वाला, वो किस तरह से कर रहा है, करेक्ट, किस तरह का केमिकल यूज कर रहा है, और फिर केमिकल यूज करने के बाद जो आपको होम केयर वो दे रहा है, जो रिकमेंड कर रहा है, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें जैसे मैंने पहले आपने शुरू किया कि मुझे एजुकेशन लेनी है, तो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी पब्लिक है, उनके पास भी, कस्टमर के पास भी एजुकेशन होना चाहिए। Absolutely. और मैं ये जरूर कहूँगा आज कि पब्लिक हमारी बहुत समझदार है। कभी कभी हमें हमारे क्लाइंट गाइड करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, करेक्ट। जागरूक का होना अच्छी बात है। यदि हमें कोई भी बंदा आके वो कहता है कि देखिए ये, अच्छा वो जागरूक क्या है, वो गूगल को देख के जागरूक है, उस पर देख लेते हैं। करेक्ट। अब मुझे कहना है कि आपके हेयर कैसे हैं और आप पिक्चर कौन सा दिखा रहे हो मुझे। हाँ, सही है। मुझे फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है, देखिए ये फोटो है, इसमें फिल्टर हुआ है, इसमें लाइटिंग इफेक्ट है, और फोटो अच्छे आते हैं सभी के, ठीक है, उससे मत जाइए। हाँ, आपके बाल कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, हम डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर निर्णय करके फिर आपको हम वो रिजल्ट लेके आएंगे। तो आपने जो बोला कि जो भी ट्रीटमेंट से बोटॉक्स है या फिर केराटिन, स्मूथनिंग वगैरह है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये बालों के साथ ऑपरेशन है। ओके। आप बालों का टेक्सचर चेंज कर रहे होते हैं, टेक्सचर चेंज कर रहे होते हैं, बालों के अंदर घुसकर काम कर रहे होते हैं। और एक इंसान के हेड के ऊपर 1,50,000, 1,70,000 बाल होते हैं। और कभी कभी हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं उससे बाल थोड़े बदल जाते हैं। नेप एरिया में थोड़ा सा अलग तरह का बाल होगा, फ्रंट में अलग तरह का बाल होगा, साइड में अलग तरह का बाल होगा। हाँ। तो फिर वो केमिकल किस तरह का इफेक्ट कर रहा है, आपको कैसे उसका यूज करना है, कितने टाइम में आना है, तो बस जैसे डॉक्टर की बात हम मानते हैं
उसी तरह से आपको हेयर ड्रेसर की बात माननी हेयर पड़ेगी, स्टाइलिस्ट की तो उसे बात कंसल्ट करना पड़ेगा। सही है, तो एग्जैक्टली। इसका पर्टिकुलर एक फार्मूला नहीं है, उनसे आप बात करते रहें और हम उसी लिए वही सेवा देने के लिए हैं। जी, एक एक सवाल ये भी था कि बहुत सारे मिथ्स हैं, हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या वो हमें करना चाहिए कि नहीं। जैसे मेरा ये बहुत समय तक मानना था कि अगर आप रेगुलरली अपने बाल काटते रहते हो तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है, क्या ये सही है? हेयर कट रेगुलर ट्रिमिंग, मैं ट्रिमिंग का नाम लूँगी। जस्ट मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और बहुत अच्छा एग्जांपल है। जंगल और गार्डन में बहुत फर्क होता है। सही। यस। और एक माली अपनी कैंची लेकर जंगल को गार्डन बना देता है। वही पेड़ जो होता है, वो पौधा होता है, वो इतना सुंदर उसमें एक डिजाइन बनाता है, वो एक हमें देखते वाव फैक्टर आता है, अरे वाह ये क्या कर क्या दिया। बढ़िया बनाया है। उसके कांटे भी हमें चुभते नहीं, अच्छे लगते, प्यारे से लगते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जो लॉन्ग हेयर्स हैं वो महीने में 1 इंच बाल बढ़ता है, और ग्रोथ अनइवन भी होती है। हाँ, सही है। तो आपके 1-1.5 महीने में बाल छोटे बड़े हो जाते हैं। ठीक है। और जितने लंबे बाल होते हैं हाँ। उनमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, 2 मुंह के बाल हो जाते हैं। और जो नीचे वाला बाल होता है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के ऊपर सबसे पुराना बाल होता है। तो हमारी ये राय है कि लगभग फीमेल्स को महीने या 1.5 महीने में एक बार थोड़ा सा ट्रिमिंग जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि उसके बालों में एक लुक चेंज हो जाए, उसका वॉल्यूम आ जाए, उसमें फिनिशिंग आ जाए, और दिखेंगे भी अच्छे दिखेंगे। जब उसको अच्छा ट्रिमिंग करते रहेंगे तो चाहे हमने थोड़ा सा ही ट्रिमिंग किया तो दिखेगा अच्छा। यानी मैं सही सोच रही थी। बिल्कुल। हाँ, पर ग्रोथ का जो आपने सवाल किया है, ग्रोथ नहीं होता, बट एक हम फिनिशिंग बात करें, ग्रोथ होता है ऊपर से। और वो ग्रोथ डिपेंड करता है आपका खान पीन, आपका पेट और माइंड। करेक्ट, एकदम सही है, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है कि जब लोगों को स्ट्रेस होता है तो हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट। दूसरा सर, हम ये भी देखते हैं कि लोगों को ना, हमने बचपन में हमने बहुत तेल लगाया सर में, आज भी लगाते हैं। क्या तेल रियली कंट्रीब्यूट करता है हमारे स्कैल्प की हेल्थ बढ़ाने में? साइंस विज्ञान तो ये कहता है कि हमारे बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स। सीबेसस ग्लैंड होती है, वो हमें ऑयल देती है। उस ऑयल की वजह से ही हमारी ग्रोथ अच्छी होती है और बाल शाइन करता है, चमकता है अच्छे से। तो हमें ऊपर से ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती है। परंतु हमारे यहाँ पर आराम के लिए, जब आपको आराम करना हो, रिलैक्स करना हो, आपको हेड मसाज लेनी हो, तो आपको जो नेचुरल ऑयल होते हैं उसको थोड़ा गुनगुना करके हेड में लगाएं और अच्छे से मसाज दें, एक्यूप्रेशर मसाज दी, और वो भी तेज मसाज नहीं, हाँ, प्यार से, धीरे धीरे आराम से थोड़ा थोड़ा प्रेशर देकर, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छा लगे, ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और हमारे जो हेड के ऊपर जो भी इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर कुछ गंदगी लग गई हो, पसीने की वजह से होता है, ऑयल की वजह से होता है, या फिर मिट्टी की वजह से होता है, तो एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को हम हटा दें, ऑयल मसाज करें और फिर अच्छा सा शैम्पू कर लें। तो ऑयल लगाना आराम के लिए, नॉट, हाँ, उसका कोई हेयर ग्रोथ या हेयर को कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, ग्रोथ ऐसे इसलिए मान लिया जाता है कि यहाँ से जब आप मसाज करेंगे, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, तो आपके रूट थोड़े मजबूत हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और ग्रो करेंगे। राइट। सर, दूसरा, हेयर के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे एक ये भी मिथ है, मिथ तो नहीं है पर ये आजकल मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है कि आपको गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये सच में आपके बाल की क्वालिटी खराब करता है, ज्यादा ड्राई कर देता है गर्म पानी? बिल्कुल, हम ये कहते हैं गुनगुने पानी से। गुनगुना, ओके, कोल्ड नहीं, गुनगुना। हाँ, गुनगुना पानी से बाल धोएं, ओके, क्योंकि जैसे थोड़ा गुनगुना करते तो पानी लाइट हो जाता है। राइट, ठीक है, बाकी हार्ड होता है, जो ठंडा पानी होता है हार्ड होता है। गुनगुने पानी से आप बालों को धो सकते हैं। राइट। मान लो हमने एक बार गर्म पानी से धो भी लिया है, तो फिर लास्ट में थोड़ा सा ठंडा पानी बालों पे डाल दीजिए, ओके, क्योंकि हमारे बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसको क्लोज कर, एक तो वो ओपन होते हैं, दूसरा जब हेड पे डालते हैं तो ऑयल ग्लैंड्स, पोर्स खुलते तो ऑयल ग्लैंड्स सक्रिय हो जाती है, तो वो ऑयल निकलना भी, तो धोए, वॉश किया नहीं किया बराबर हो जाता है। अच्छा, ओके, राइट। तो वो बहुत ज्यादा ऑयल भी सिक्रीट करेगा, तो वो और ऑयली हो जाएगा गर्मी हीट से।
ऑयल निकलेगा। ऑयल ज़्यादा निकलेगा, राइट सर। और अब मार्केट में आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि पैराबिन फ्री शैम्पूज यूज़ करो या सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो ना। एज एन हेयर एक्सपर्ट आप क्या रेकमेंड करते हैं कि क्या हमें इस तरीके के पैराबिन फ्री या सल्फेट फ्री शैम्पू डेली में यूज़ करना चाहिए, या अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई इतना हार्मफुल नहीं है? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी अच्छी कंपनी का जो शैम्पू हो, जो रेपुटेटेड हो, उस शैम्पू का आप यूज़ कीजिए। राइट। और जो पहले मैंने लिस्ट बताई थी आपको, जो नंबर्स बताए थे कि आपके बालों की क्वालिटी कैसी है, क्या है, आपके बालों को क्या चाहिए, वो आप यूज़ कीजिए। और कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। चाहे आपके बाल कैसे भी हैं। आपको हेयर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो पैराफिन फ्री और सल्फेट फ्री ये शैम्पू भी जब हम केराटिन करते एक लेयर बनाते हैं बालों के ऊपर, जो प्रोटीन प्रोटेक्ट करते हैं आपके बालों प्रोटीन की लेयर बनती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको लेयर को हटाते नहीं हैं। ओके। तो अभी जो ट्रेंड में आए हैं, तो उन शैम्पू का आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। मैं नहीं कह सकता कि जिनमें सल्फेट और पैराबिन है वो सभी खराब ही हैं, पर वो एक अच्छी क्वालिटी के शैम्पू जो अच्छी कंपनी बनाती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, राइट। और सर दूसरा हेयर आजकल क्योंकि ब्लो ड्राइंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, सबको अपने बाल सेट करना अच्छा लगता है, हीट प्रोटेक्टेंट सीरम्स आते हैं जो कभी कभार हम बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते। क्या आप ये बहुत रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको हीट प्रोटेक्टेंट सीरम्स या रेगुलर सीरम्स भी यूज़ करने चाहिए टू इम्प्रूव एटलीस्ट शाइन तो आपके बाल में आ जाएगा? आप ये रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को? हाँ, सीरम लगाते हैं, पर मैं ज़्यादा चाहूँगा कि आप ऑर्गन ऑयल का इस्तेमाल करें। ओके, यस, हाँ, राइट। तो सीरम से ज़्यादा बेस्ट है। पर वो एक सीरम फॉर्म में भी आता है, आर्गन ऑयल सीरम फॉर्म में भी आता है। सीरम फॉर्म में आता है, राइट, चिपचिपा नहीं होता है। हाँ, राइट, ओके। तो ऑयल फ्री होता है, मतलब ऑयल मतलब चिपचिपापन नहीं होता उसमें, वो आप लगा के। और हाँ, पर ये सही बात है आप जो कह रहे हैं कि जब आप ब्लो ड्रायर आप करते हैं तो ड्रायर होता है, जब हम सैलून में चलाते हैं, हम एक्सपर्ट हैं ड्रायर को हमें कैसे चलाना है, कितना चलाना है, कितना हीट देना है, राइट, कितना उसका मूवमेंट होना चाहिए, कितना उसमें डिस्टेंस रखना चाहिए, एग्जैक्टली, ब्रश के साथ कैसे वो कंटिन्यू चलना चाहिए। तो ब्लो ड्राई करने से क्या होता है कि एक तो वॉल्यूम मिलता है, और जब ब्रश चलता है तो शाइनिंग हो जाता है। तो बाल जैसे हम कपड़े पे प्रेस करते हैं, वो एक स्मूथनेस तो आ जाती है, हमें कपड़े के ऊपर भी एक रिंकल्स हट जाते हैं, हाँ, और स्मूथ दिखने लगता है, और चमक आ जाती है। तो उसी तरह से बालों को भी है। हाँ, जैसे आप कपड़ा गीला छोड़ दिया आपने, तो उसमें थोड़े दिन बाद स्मेल आएगी, रिंकल आ जाएंगे। उसी तरह से बालों को भी आपने गीला छोड़ दिया, प्रॉपर ब्रश नहीं किया, अच्छे ड्राई नहीं किए, तो वो प्रॉब्लम वहां भी आएगी। तो जैसे आप ब्रश करते हैं तो शाइन आ जाएगी। सर एक टिप मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। अब जैसे मेरे जैसे लाइक जो 30s में है और 40s में है, उनके लिए उनको ज़्यादा ब्लो ड्राइंग करना नहीं है, उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि कितना ऑफन हमें हेयर वॉश करना चाहिए, और कंडीशनिंग कितना यूज़ करना चाहिए, और सीरम, कुछ ऐसा एक टिप, जनरल टिप आप देना चाहेंगे? पार्लर ना जाके भी आप अपने बालों को ठीक रख सकते हैं। देखिए, नंबर 1 शैम्पू। हाँ, शैम्पू सर, करना ये कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, डेली भी कर सकते हैं आप। अच्छा, डेली खराब नहीं करता है आपका लाइफ स्टाइल क्या है। हाँ, ये बहुत जरूरी, कितने एक्टिव है आप। जैसे फेस वॉश हमेशा करते हैं, हमारा पहला स्लोगन क्या है? स्वच्छ। एग्जैक्टली। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक डायलॉग है या एक नारा है देश का, कि स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ हम खुद स्वच्छ होंगे तो स्वच्छ भारत को, देश को या घर को स्वच्छ करेंगे। तो आप शैम्पू अपने लाइफ स्टाइल पे डिपेंड है, परंतु आप जितना साफ रखेंगे, आप डेली भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी हालत क्या है। परंतु उसके साथ साथ कंडीशनर करना बहुत जरूरी है। काफी लोग कंडीशनर को अवॉइड करते हैं। उनको ये शिकायत रहती है कि हम जब कंडीशनर करते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं। तो कंडीशनर करते वक्त हमारे डायरेक्शन होते हैं कि आप रूट्स को छोड़कर 2-3 इंच छोड़ के फिर कंडीशनर अप्लाई करें। होता क्या कि शैम्पू करता है क्लीन और कंडीशनर देता है मॉइस्चर। जब कंडीशनर आप लगाते हैं तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइनी हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, कंडीशनर लगा के उस कंडीशनर को फिर से रिंस करना है, बालों में से अच्छे से निकालना है। वो निकालने के बाद इसको आपको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करके उन बालों को फिर से फिंगर ड्राई करना है। फिर उनको सुखाना जरूर है। आप चाहे ठंडी हवा से सुखाएं या गर्म हवा से, उनको अच्छा ड्राई करके फिर ब्रश करना है। अब ब्रश के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप शूज के ऊपर क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगाने के बाद जब ब्रश करते हैं तो चमक आ जाती है। यदि आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है और ब्रश नहीं किया
तो अब चमक नहीं चमक आएगी। नहीं आएगी। तो वो जो कंडीशनर जो काम कर रहा है चमक लाने का, चमक आएगी बालों को ड्राई करने के बाद और बालों में ब्रश करने के बाद। आई तो थिंक आपको जरूरी नहीं कि आप सैलून जाएं, कुछ चीजें आप अपने घर पे घर भी पे कर भी सीख सकते सकते हैं, हैं। right। और ब्रश अच्छा होना चाहिए। आपको राउंड ब्रश चाहिए या पैडल ब्रश चाहिए। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ पैडल ब्रश जो वो होगा फ्लैट आपका, फ्लैट हाँ, फ्लैट बॉटम ब्रश। बॉटम आप पैडल ब्रश हेयर में चलाते हैं तो उससे बालों में शाइन आती है शाइन आता है। राइट। और आपके रूट्स भी हेल्दी होते हैं। रूट्स एग्जैक्टली राइट। सर आप इस इंडस्ट्री में बहुत मतलब आप सेकंड जनरेशन है, इस हेयर इंडस्ट्री या ब्यूटी सैलून इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस आते हैं यंग लोगों को या इवन एस्टैब्लिश लोगों को? क्या तकलीफें उनको थोड़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं? तकलीफ तो जैसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो गलत शब्द हुआ। हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा है और ईमानदारी का है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था कि जिन लोगों ने इस प्रोफेशन में एजुकेशन ली है उनका तो और ग्रोथ हार्ड वर्क किया है वो आगे बढ़ रहे हैं। परंतु कभी कभी चैलेंज ये आ जाते हैं कि कोविड के बाद खास तौर से कि हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हो गए, ठीक है, और होम सर्विस शुरू हो गई। हाँ जी, घरों में जाके काम, तो जो जितने भी सैलून्स हैं उस पर फुटफॉल कम कम हो गया। और कोविड के बाद हमारे जो कॉस्मेटिक जितने भी हैं उन पे महंगा हो गया, सभी कॉस्मेटिक महंगा हो गया बहुत। टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। टैक्स जीएसटी लगना शुरू हो गया। तो महंगा होने से जो हमारे सैलून की इनकम है वो कम हुई है। कम हो गई। एक मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि कोविड के बाद ही मैंने जो देखा है और शायद आपने भी देखा होगा कि सैलून में 50% डिस्काउंट के बोर्ड आपने देखे होंगे। करेक्ट। सर्विस की और कम पैसे में बड़े बड़े पैकेज। तो पहले जो इस रेट पे हम काम करते थे वो काफ़ी हम नीचे आ चुके हैं। बहुत बहुमत सैलून, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो एक आर्थिक रूप से थोड़ा एक संकट बहुत बड़ा मुझे लगता है इंडस्ट्री के ऊपर आया है। और जो हमारी आम जनता है, जो अच्छे फैमिलीज हैं, उन्होंने भी डिस्काउंट मांगना शुरू किया है कि उनको अच्छे लेवल का डिस्काउंट चाहिए। तो काफ़ी सिनेरियो चेंज हुआ है। इसलिए हमने जो फेडरेशन बनाया था, हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन, तो हम हमारे गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम ही स्वच्छ भारत बनाने वाले हैं। तो हमारे ऊपर ध्यान दें कि हम अच्छी सेवाएं दे पाएं लोगों को और हमारी इनकम थोड़ी बढ़े और हम तक लोग आए। सही है। तो इस वजह से हम काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। परंतु एजुकेशन में काफ़ी प्रोग्रेस की है लोगों ने। सेटअप बहुत अच्छे लगाए हैं, हाइजीनिक हो गए सैलून। करेक्ट, दिखते भी बहुत सुंदर है, तो आपका मन करता है वहाँ जाने तो का। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो इन चैलेंजों के लिए तो हमें एक होकर हम सरकार की तरफ देख रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ को हमारा हेल्प करे। राइट, क्योंकि सर आपको एक तरीके से एक्सपर्ट और गुरु माना जाता है, एटलीस्ट उदयपुर एंड आई एम श्योर आप तो पैन इंडिया लेवल पे भी है। कोई अगर एक नया इंसान जिसने अभी अभी कोई ट्रेनिंग ली है, उसको क्या टिप्स या क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो ग्रो कर सके इस इंडस्ट्री में? एक तो एजुकेशन, वो तो है ही ऑफ कोर्स, उसके अलावा अगर वो अपना कुछ सेटअप स्टार्ट करना चाहता है। अभी एक सोशल मीडिया जो ऐसा है उस पे एक्टिव होना जरूरी है। कि क्या पता आप अच्छा काम करते हो या नहीं करते हो, मैं नहीं कह सकता, पर सोशल मीडिया ये बताता है कि आप बहुत सुपरस्टार हैं, अब दुनिया के नंबर 1 हैं। और मैंने ये देखा है कि हमारे काफ़ी लोग चाहे एक छोटे से कस्बे में काम करते हैं पर वो अपना आपको ये बताते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं। मैं नहीं कहता उनमें नॉलेज नहीं है, परंतु सोशल मीडिया ने कुछ गड़बड़ भी की है। हर सोशल जो मीडिया रियल के टैलेंट है, जिन्होंने सोशल मीडिया का यूज नहीं किया है वो पीछे रह गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया है वो कुछ आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ गए। राइट, तो आप कहीं ये तो सजेस्ट करेंगे कि सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, पर ईमानदारी वाली होनी चाहिए। उस पे सोशल मीडिया पे वल्गर तरीके से बात ना करें, अपने टैलेंट को दिखाएं, अपने काम को दिखाएं, झूठ ना बोलें। जैसे कि हमने बीच में कैंपेन चलाया था कि हमारे इंडस्ट्री में कुछ इवेंट्स करने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो फिल्म एक्टर्स को बुलाते हैं और 25,000 1 लाख में अवार्ड बेचते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास जेब के अंदर पैसा है वो 25,000 रुपये जमा कराओ और अवार्ड ले जाओ। और
इस बात का अवॉर्ड ले लो कि आप इस एरिया के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये एक तरह से गलत ट्रैक है, गलत रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। एक आप मेहनत करके कंपटीशन जीत के अवार्ड लेते हैं, एक तरफ पैसा दे के आप अवार्ड लेते हैं, तो इससे हमारा कुछ, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि इस रास्ते पे हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। राइट। और अभी न्यू जनरेशन में एक मुझे लगता है कि वो जल्दी से जंप लगाकर प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। वो हर फील्ड में, हर फील्ड में आपके है, फील्ड में नहीं, ये पर जनरेशन में ऐसा है। वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। आप पूरे पुराने इतिहास पढ़ेंगे तो जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने जो संघर्ष किया है, करेक्ट, जो धैर्य था उनमें, पेशेंस थी। आज यदि मेरे पिताजी यदि मुझे 50,000 का मोबाइल नहीं दिलाते हैं या मेरे पास अच्छी बाइक नहीं है, तो वो मेरे लिए संघर्ष है, मेरे लिए दुख है। या आज मुझे केक नहीं खाने को मिला, तो वो संघर्ष है। वो संघर्ष है। उनको लगता है कि जैसे आपने देखा होगा हमारे कोटा में, राजस्थान में काफी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते तो उसके लिए अपनी जान दे देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको न तो मम्मी डैडी को या पेरेंट्स को प्रेशर डालना चाहिए, बहुत वेज है सर, ये तो पेरेंट्स से भी प्रेशर होता है, बच्चे का भी प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि 90 नंबर वाला ही देश में आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसने भी देश को आगे बढ़ाया है। करेक्ट, राइट, सही है सर। सर, क्योंकि उदयपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन में माना जाता है, मतलब यहाँ से सेलिब्रिटीज आके यहाँ शादी करते हैं। सो अगर वेडिंग के कुछ मैं आपसे टिप्स जानना चाहूँगी, जैसे अगर कोई लड़की है, अभी उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे या 1 हफ्ता बचा है, तो आप क्या ट्रीटमेंट उसको सजेस्ट करेंगे स्किन और हेयर के लिए, ताकि वो बड़ी प्यारी ब्राइड लगे अपनी शादी में, और लड़का भी, ग्रूम भी? तो सबसे पहले वो एक्सपर्ट से मिले। हाँ, आपसे मिले। कि उनकी क्या सिचुएशन है। और देखिए, जो शादी करना चाहते हैं, जिस एज में शादी करते हैं, वो वैसे भी बहुत स्वस्थ होते हैं। हाँ, वो तो यंग होते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनके बाल अच्छे होते हैं। राइट। बस जस्ट उनमें थोड़ा सा उनकी कोई स्किन के हेयर की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके थोड़ा सा छोटा सा ट्रीटमेंट चाहिए। कुछ उनको टिप्स चाहिए जो हम देने की कोशिश करते हैं, कि फास्ट फूड मत खाइए, सलाद, मतलब जो हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं या जो में वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, और सोए अच्छी तरीके से, अच्छी नींद लें, टेंशन न रखें। ये कुछ बातें हैं। जैसे कि कोई, जैसे हमारे पास कोई आता है, जल्दी से आप पानी पिला दोगे, जूस पिला दोगे, तो ऐसे कूल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। सही है। तो केवल फेशियल करने से ग्लो नहीं आता है। हाँ। यदि आप टेंशन में, तो आपका ग्लो नहीं आएगा। ग्लो नहीं आएगा, सही है। तो हम क्लाइंट से पहले कहते थे, भाई टेंशन मत रखो। आपके माइंड में कोई दर्द है, परेशानी है, तो हम कितना भी 5,000 का फेशियल भी कर देंगे तो आप चमक नहीं आएगी। तो उस एज ग्रुप में आप छोटा सा कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जस्ट हमें उनकी स्किन की क्लीनिंग करनी है, जस्ट थोड़ा सा पॉलिश करेंगे तो उनमें चमक आ जाएगी। तो कभी कभी लंबा पीरियड इसलिए लिया जाता है किसी क्लाइंट के लिए कि उनकी स्किन के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग ही तरह का होता है, तो उनके लिए लॉन्ग ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके। पर शॉर्ट ट्रीटमेंट से भी आप काम चला सकते हैं। शर्त यही है कि आप एक्सपर्ट से बात करें, उनकी राय को मानें। राइट, एब्सोल्युटली सर। सर, आपका एक इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रियली उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, जो हेयर डोनेशंस पे बेस्ड है, जहाँ आप लोगों से, जिनके अच्छे लंबे बाल हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते या कैंपेन चलाते हैं कि वो अपने हेयर डोनेट करें, और वो फिर आप एक विग फैक्ट्री को देते हैं, वो फिर कैंसर पेशेंट को देते हैं। सो ये आपने कहीं देखा था, सुना था, तो आप ये लेके आए, या आपके पास कोई ऐसा कभी क्लाइंट आया जिसको आपको देख के लगा कि हाँ, उसके बाल झड़ गए और शायद अगर हम विग बनाते तो हम उसका लुक बदल सकते? तो कुछ इस आइडिया, इस कैंपेन की सोच क्या थी? मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा सोशल वर्क का। ओके। और बचपन से ही सोचा कि नहीं, कुछ करना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए कुछ करना है। हमने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि समाज के लिए सोचते रहे हमेशा। तो जब मैंने सैलून खोला, सैलून में काम करना शुरू किया, और उसी वक्त में रोटरी क्लब उदयपुर पन्ना का प्रेसिडेंट भी बना। अच्छा। तो हमें कुछ प्रोजेक्ट भी करने थे। तो हमारी एक क्लाइंट आई थी, संगीता जी भंडारी। तो उन्होंने कहा, अशोक जी, मैं हेयर डोनेशन देना चाहती हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए, और मैं स्टेम सेल्स के लिए भी कुछ इस तरह का काम चलाना चाहती हूँ। तो उससे थोड़ा क्लिक हुआ, हाँ यार हमारा। फिर हमने नारा दे दिया, सैलून से सोशल वर्क, और कैंसर पेशेंट के लिए काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया कैसे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला डोनेशन उनका लिया था मैंने। और फिर हमने एनजीओ एक
मदद चैरिटेबल ट्रस्ट ओके, मुंबई के अंदर, अच्छा, उनसे बात की, थोड़ा विश्वास हुआ कि वो अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ वो से अच्छा वो विग्स बनाते हैं, हाँ, होता क्या है कि हमें 12 इंच बाल लेना पड़ता है, ठीक है, और 12 इंच बाल को हम कूरियर कर देते हैं, वो वहाँ पे विग बनाते हैं, और एक विग बनने में लगभग 5-6 महिलाओं के बाल लगते हैं। अच्छा, पर उसी तरह का टेक्सचर क्वालिटी को देखकर वो उसमें उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं, सेट करते हैं, और खर्च भी आता है उसमें, 5 से 8-10 हज़ार खर्च भी आता है। ओके, हाँ, विग्स में तो खर्चा, तो वो एनजीओ उस विग को बनाता है और वो ऑनलाइन देता है। आप ऑनलाइन जाकर उसमें अपना अच्छा, खरीद सकते हैं, फॉर्म भरनी, खरीदना नहीं, वो अच्छा, फ्री में देते हैं। ओके, अच्छा, एक एनजीओ है, तो वो टाटा मेमोरियल जो हाँ, हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च है, उनसे जुड़ा हुआ है। ओह वाओ, तो इस तरह से हमने शुरू किया था। ओके, और उसके बाद तो उदयपुर शहर तो इतना अच्छा शहर है हमारा, कि इतनी जनरेशन यहाँ पे लड़कियां, सोशल अवेयरनेस जहाँ पे कहा जाता है कि हमें तो लंबे बाल ही रखने हैं, कोई लड़की ऐसी आ रही है मम्मी से झगड़ा करके, नहीं मैं बाल कट छोटे करूंगी। कुछ महिलाएं ऐसी आ रही है जो हस्बैंड को बोल के, नहीं मेरे को डोनेशन देना है। कुछ ऐसी महिलाएं आई जिनको खुद को कैंसर हुआ था, अच्छा, कि मैंने इस दर्द को झेला है तो मुझे डोनेशन देना है। छोटी छोटी बच्चियां आई, और हमारे रोटरी क्लब के जितने भी मेंबर्स है वो लोग, उन्होंने साथ दिया। तो उदयपुर शहर ने बहुत साथ दिया इसमें, बहुत और ये कैंपेन हमारा नेशनल लेवल तक गया। तो हम इसमें काफी सक्सेस हुए हैं, राइट, और ये करके बड़ी खुशी भी होती है। और अभी भी ये चल ही रहा है ना? अभी तक चल रहा है, ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। ओके, ये मतलब कि अगर कोई भी आपके पास आके है डोनेट करना हमें डोनेट करे, हमारा इतने काम है, हम डोनेशन लेकर उस ट्रस्ट को भेजते हैं, करेक्ट, और वो उसको वीक को प्रोवाइड करवाते हैं। राइट राइट राइट। सर, एक और हेयर से संबंधित हेयर लॉस भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, विमेन के लिए तो है ही, पर मेन में भी हेयर लॉस, तो उस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है बाला की ना, मेन को बड़ा खराब लगता है, यहाँ से बाल चले जाते हैं। तो आप क्या अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट्स आप कुछ ऐसे विग्स भी बनाते हैं, जैसे आजकल कुछ स्टिकिंग विग्स होती है, वो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, हेयर पेच लगाते हैं, विग लगाते हैं, बिल्कुल गंजापन आ जाए उसके लिए विग आती है। किसी के बालों में थिनिंग हो जाती है, तो उसके लिए छोटे छोटे पीस आते हैं, वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि सभी को अच्छा लगना, क्लिप्स जैसे करते हैं ना हेयर को, हाँ, खूबसूरत लगना, सभी को सुंदर लगना, सबको पसंद है, और खास तौर से फीमेल्स को। देखिए, पहले कुछ शर्म सी महसूस होती थी कि गंजे हो गए, पर हमने कुछ फिल्म स्टार को देखा था, फीमेल को, जिनको कैंसर हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल पूरे बाल क्लीन कर दिया, और वो कैमरे के सामने। अब जो कुछ फिल्म स्टार प्रेग्नेंट होती हैं, तो अपना प्रेगनेंसी का फोटोशूट करवाती हैं। करेक्ट। उन चीजों को छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल एक प्रोसीजर है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप जिंदगी भर जवान तो नहीं रहेंगे, शर्माना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट, तो इतना बोल्डनेस जो महिलाओं ने दिखाई है, ये बहुत बड़ी सैल्यूट करने वाली बात है। तो इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए कैंसर पेशेंट्स को। यदि उनके बाल चले भी गए तो वापस आते हैं, और वो जो टाइम पीरियड है बीच वाला, उसमें यदि वो ट्रस्ट उनको देता है तो अच्छी बात है, प्रोवाइड करवाता है। बाकी वो कुछ छोटे से अमाउंट में अपना विग लगा सकते हैं, पैचेस लगा सकते हैं, जो आपने बताया। क्योंकि महिला और बाल, ये हमारा गहना है, और इसीलिए आप बाल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। करेक्ट, अलग अलग लुक में जाना चाहिए हमेशा। मैं तो ये सोचता हूँ। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि कभी कभार ना, मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, उन्होंने सिर्फ हेयर स्टाइल बदल ली, तो वो इतने अलग और अच्छे लगने लग गए कि वो पहले चोटी बनाते थे और चोटी से उन्होंने एक अच्छा हेयर स्टाइल कर दिया। तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है एक अच्छे हेयर स्टाइल से। जो हमारी कल्चर है ना मैम, और यहाँ पे महिलाओं को केवल लंबे बाल में देखना ही पसंद करते हैं, या जूड़ा बना के। पर टेक्निकली जो हम हेयर एक्सपर्ट हैं, वो ये सोचते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे आपको बालों को शॉर्ट में जाना चाहिए। अच्छा। आप कामकाजी महिलाएं हैं, आप घर में भी काम करती हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं, आप देश भी चला रही हैं, घर चला रही हैं, तो इतने लंबे बालों को लेकर आपको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। जी, सही है। तो आपको शॉर्ट में जाना चाहिए। और 30+ के बाद जो आपने कहा ना हेयर फॉल होता है, 30+ के बाद थिनिंग होना शुरू हो जाता है। राइट। एक तो थिन होता है, बाल पतला हो जाता है, और ग्रेइंग भी चालू हो जाती है, ग्रेइंग भी शुरू होती है, मेंटेनेंस काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब इतना वर्कलोड है महिलाओं के पास, तो लॉन्ग हेयर्स को कैसे संभालेगी? हाँ, सही है। तो मैं ज्यादातर समाज के लोगों को या सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप महिलाओं को
एक बालों को भी आजादी दें, बालों को गुलाम बना के नहीं रखें, जूड़े कि में बाल ना पकड़े बना के रखें। हाँ और बांध के चोटी बना के पल्लू लेकर उसको बालों को खत्म कर दिया। हाँ, ये भी उस है। गहने का, उस ज्वेलरी का इस्तेमाल करें हाँ जी। अपने लुक को चेंज करने में। करेक्ट, जैसे हम जब ज्वेलरी पहनते हैं तो हम दिखाते हैं, वैसे हमें बालों को भी दिखाना बिल्कुल, कभी आप शोल्डर लेंथ पे आ गए, कभी आपने नेक लेंथ पे आ गए, कभी आप इस लेंथ पे आ गए, तो आप अपना लुक, आपको अपना खुद को देखना अच्छा हाँ, लगेगा। अच्छा लगता है। राइट राइट। अशोक जी, हेयर इंडस्ट्री में अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और कुछ फ्यूचर के कुछ ट्रेंड्स आप कुछ प्रिडिक्ट करेंगे या कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? क्या ट्रेंड्स है अभी? बल्कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, हाँ, वो तो बहुत मुश्किल कुछ चेंज होने वाला है और हमेशा चेंज होता है। फैशन का मतलब, और ये जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, Right. तेजी से। अब दुनिया, रफ्तार बहुत ज्यादा है। दुनिया बहुत छोटी होगी। अब तो हम चंद्रमा पे या मंगल ग्रह पे घर बनाने वाले हैं, सौर मंडल में जाने वाले हैं। राइट। तो और ये हमारे लिए बहुत बेहतर भी, अच्छा भी है, क्योंकि हम उस बदलते हुए ट्रेंड में कितने अच्छे लगते हैं। सही। देखिए, आप हेयर कट होता है, उसमें फिर स्टाइलिंग होती है, उसमें फिर अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। हाँ जी। हाई लाइटिंग्स होती है, लो लाइटिंग्स होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से या कटिंग से आप एकदम अपने आप को इतना इतना हिम्मत आ जाती है फीमेल्स के अंदर भी। सही है। मैं क्या ये तो वो बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड्स तो ये है कि आप जितना शोल्डर लेंथ का जो ट्रेंड्स है वो आज काफी चल रहा है, शॉर्ट हेयर्स का, उसमें बॉब कट है, ब्लंट है, वो अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं। और उसमें स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए कलरिंग का बहुत महत्वपूर्ण योग, कलर बहुत जरूरी है, और स्टाइलिंग, उससे पूरा लुक बदल जाता है। एक रिवोल्यूशन आ चुका है, और वो एक ये और बढ़ेगा। और इसमें हमें और ज्यादा एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई। हमें हमेशा पढ़ते रहना है। करेक्ट। मुझे हमेशा मोबाइल को देखना पड़ता है, मुझे हमेशा मैगजीन को देखना पड़ता है, मुझे हमेशा जो मेरे नोट्स है, किताब है, उसको पढ़ना पड़ता है, कि मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से एडवोकेट है, डॉक्टर्स के अपने ऑफिस के अंदर बुक्स पढ़ी होती है, आपके वहाँ पे भी है। उस तरह से हमारे हेयर ड्रेसर या मेकअप आर्टिस्ट जो भी हैं, उनके भी बुक्स पढ़ी होती है, उनके पूरे सिलेबस होते हैं, पूरी पढ़ाई होती है। राइट। तो आज भी हमें उन किताबों को पढ़ना पड़ता है, और हम खुद एक नया ट्रेंड, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि आप मेरे पास आएंगे कि मुझे इस तरह का लुक चाहिए, आज मेरे बाल ऐसे हो गए हैं, थिन हो गए, पतले हो गए, तो मैं ऐसा लुक दूंगा जिससे आपको वॉल्यूम मिले, आप बहुत अच्छे लगें, आपकी उम्र कम हो जाए। हाँ, तो हम उम्र भी कम करते हैं। एग्जैक्टली। बाल एक हेयर कट से आप 5-6 साल जवान दिखने लग जाते हैं। बिल्कुल, एकदम स्कूल आउट जैसे आप भी लगते हैं। मैं इसी कॉम्प्लीमेंट का इंतजार कर रही थी। अशोक जी, जैसे मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि पहले 10 साल पहले लोग कलरिंग से बहुत डरते थे। लोगों को लगता था कलरिंग करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, और अब कलरिंग पॉपुलर हो गया। अब तो हर इंसान कलरिंग करता है। तो आई थिंक जितना ज्यादा लोग ट्रेंड्स एक्सेप्ट करेंगे, यही फ्यूचर है। राइट, कि आपको बदलना है, आपको जितना आप बदलेंगे उतना आप ट्रेंड्स को देखिए, follow केमिकल या रीबॉन्डिंग या पमिंग, ये जो भी ट्रेंड जो भी होता है, वो सब कुछ केमिकल है। हाँ जी। पर केमिकल में भी सॉफ्ट केमिकल होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। करेक्ट। एक अच्छी क्वालिटी का केमिकल होता है, एक सस्ता केमिकल होता है। सही है। एक ग्रे मार्केट में मिलने वाला केमिकल होता है, एक अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है उसमें। तो आपको कोई भी चीज, जब मेडिसिन भी आप लेंगे तो डॉक्टर लिखेगा, अच्छी कंपनी का मेडिसिन आप लेंगे। सही है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। Correct. और वो करना ही पड़ेगा। आप केमिकल से भाग नहीं सकते जी। ठीक है। ये वो प्लास्टिक जैसा है, आप प्लास्टिक से भाग नहीं सकते, केमिकल से भी नहीं भाग अब सकते। ये देखना है आपको कि आपको ऑपरेशन लेना है, ट्रेंड डॉक्टर से लेना है या अनट्रेंड से लेना है। जी, सही है। आपके बालों का मर्डर भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और इलाज भी हो सकता है। बालों को जीवन दान भी मिल सकता है, लुक भी चेंज हो सकता है। सही है। पर अब आप इंडिया के हेड ड्रेसर और एक्सपर्ट पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छी नॉलेज लेकर और अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं और देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। राइट। कि हमसे कोई कंप्लेन न करे, शिकायत नहीं करें। बहुत ही कम कंप्लेन आती है लोगों की इस काम के अंदर। राइट। पर फिर भी जो सभी आम जनता है उनको भी सतर्क रहना है, और हमें भी बहुत सोच समझ के, दोनों तरफ है। हाँ, बहुत सोच समझ के केमिकल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे आपसे या मेरे क्लाइंट से रिलेशन लॉन्ग टर्म के बनाने हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं। हाँ जी। कि आज ही हमें जो मुर्गी है उससे सोने का अंडा निकालना है, नहीं। हाँ,
बाल तो हमेशा का ही देखिए, है ना। आप मेरे पास आते हो तो आप मेरी जिम्मेदारी हैं। सही है। ये आपके बाल नहीं, ये मेरे बाल हैं। ये मैं जो लुक दे रहा हूँ मेरा लुक है, ये कलर मेरा है, ये जो मेरा सोच के मैं काम करूंगा, अपनापन समझ के काम करूंगा, तो बिल्कुल मैं आपका ध्यान रखूंगा। एक जैसे पूछते हैं ना कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं, तो जैसे बच्चों की केयर करते हैं वैसे ही बालों की केयर होना चाहिए, क्योंकि बाल ही इतने सेंसिटिव होते हैं, बालों में इतना बचपना होता है, तो उनका केयर करना बहुत जरूरी है। राइट। सर, आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? प्रभात के क्या फ्यूचर प्लान्स है और अशोक जी क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं? आप ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं, बट अभी आप कोई और सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे लोग एजुकेशन में आगे आए, तो एजुकेशन के लिए जो हमारी एकेडमी है खास तौर से, उसमें अभी तक लोग बेसिक कोर्स करते हैं। अच्छा। एडवांस भी करते हैं, पर क्रिएटिव कोर्स नहीं करते हैं। ओके। और हमारे इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कैसे आप बालों को डिज़ाइन करें। हम एक तरह से आर्किटेक्ट हैं ऑफ हेयर। हम एक तरह से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर। लेयरिंग भी तो एक तरीके का। लेयरिंग है, तो ये ग्रेजुएशन हो गया, सॉलिड कट हो गया, एक लाइन बनाना भी एक आर्ट है। तो लाइन बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो उस काम में एडवांस तक तो पहुंचे, पर उसमें क्रिएटिविटी डालना बहुत जरूरी है। उस चीज की अभी भी कमी है। कमी है। केवल 10% लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं, बाकी बहुमत लोग अभी भी क्रिएटिव काम नहीं करते हैं। बहुमत लोग अभी भी सेमिनार देखकर अपना सैलून चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी उनको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स उनका होना चाहिए, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा टैलेंट वर्ल्ड लेवल पर जाए, ट्रेंड सेटर हम लोग खुद बने जी। हम यूरोप की तरफ या चाइना की तरफ ना देखें, वो हमारी तरफ देखें। हम खुद, हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हों, हमारे पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो, और वो हम तब कर पाएंगे जब कुछ हमारी दूसरी समस्याओं से निकल पाएंगे। आप अच्छा गाना तब गा पाते हैं जब आप फ्री माइंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं। एग्जैक्टली। बाकी बहुत दुख दर्द हैं तब अंदर से गाना नहीं निकलता है। तो हम पूरी इंडस्ट्री में इस प्रयास में लगे हैं कि हमारे लोग अच्छा काम करें, देश का नाम करें, और जिस तरह से ओलंपिक के अंदर अवार्ड लेके आते लोग, उस तरह से हमारे देश के लोग भी अवार्ड को खरीदे नहीं, अवार्ड जीते दमखम लगाकर अपने नॉलेज से जीते जी। राइट। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। बहुत ही प्रोग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स है आपके अशोक जी। एंड वैसे ही आपसे बात करके बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, और आज का सेशन और आज का हमारा टॉक बहुत ही नॉलेजेबल था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.